व्हाट इज ग्लास वायर? ग्लास वायर जो सामान ग्लास से बनता है उसको ग्लास ग्लास वायर कहते हैं। तो लेबोरेटरी में काम करने के लिए ग्लास वायर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को ठीक ठाक से पता नहीं है कौन सा सामान को क्या नाम कहते हैं, कौन सा सामान कौन पर्पस में यूज होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वही उसके बारे में, जो ग्लास वायर कौन सा सामान का क्या नाम है, कौन सा सामान कैसे दिखता है, कौन सा सामान कौन पर्पस में यूज होता है, वो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में काम करने के लिए ग्लास वायर जो मिलता है वो तो आप लोग देखा ही है, लेकिन ग्लास वायर दो टाइप का होता है। एक तो प्लेन ग्लास वायर, एक तो बोरोसिलिकेटेड ग्लास वायर। तो प्लेन ग्लास वायर और बोरोसिलिकेटेड ग्लास वायर का क्या डिफरेंस है? तो आप लोग जब काम करते हैं, जो स्टूडेंट रहता स्टूडेंट था, तो उस टाइम आप लोग देखा था जो क्लास में स्कूल में बा आपका सर लोग बा मैडम लोग हमेशा बोलता था बोरोसिलिकेटेड ग्लास सबसे अच्छा है कि लेकिन उसका क्या कारण है वो आप लोगों को शायद पता नहीं। तो हम थोड़ा आपको बोल रहे हैं जे क्या क्या कारण है। क्योंकि बोरोसिलिकेटेड ग्लास है वो कोई केमिकल से रिएक्शन नहीं होता है एक्सेप्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। बोरोसिलिकेटेड ग्लास मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब वो मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, वो हमेशा टूटता नहीं, वो थोड़ा लगने से वो टूटता नहीं। बोरोसिलिकेटेड ग्लास क्या होता है, बोरोसिलिकेटेड ग्लास आपका वो जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो उसमें उसका कोई असर नहीं होता है। और वो जो प्लेन ग्लास होता है, प्लेन ग्लास काम करने के टाइम आप लोग देखा ही है, टेस्ट ट्यूब होल्डर से सब जब लगाया था वो टूट गया था। कोई बीकर अगर आग में दिया है कोई केमिकल गर्म करने के लिए, बॉयल करने के लिए, वो टूट गया। तो इसका कारण है वो जो प्लेन ग्लास होता है, वो प्लेन ग्लास का कोई कॉम्पोजिशन का कोई डिफरेंस है, प्लेन ग्लास और बोरोसिलिकेटेड ग्लास। तो इसलिए वो प्लेन ग्लास टूट जाता है और बोरोसिलिकेटेड ग्लास नहीं टूटता है। लेकिन बोरोसिलिकेटेड ग्लास का एक तो डिसएडवांटेज है, बोरोसिलिकेटेड ग्लास क्या होता है, वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है। तो हम बताएंगे जो बोरोसिलिकेटेड ग्लास कैसे कौन सा सामान से तैयार होता है, वो कैसे क्या का कंपोजिशन है उसका। बोरोसिलिकेटेड ग्लास का कंपोजिशन है सिलिका, बोरिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो कंपोजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है बोरोसिलिकेट के लिए। अगर इसमें एक तो सामान नहीं रहेगा तो एक बोरोसिलिकेटेड नहीं रहेगा, एक सिंपल ग्लास वायर हो जाएगा। तो ये सामान बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग जब लेबोरेटरी में काम करते हैं, ग्लास वायर हैंडल करते हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंस है ही। तो बोरोसिलिकेटेड ग्लास से जो जो सामान बनता है हम लोग लेबोरेटरी में काम करने के लिए, वो बहुत सारा है, हम थोड़ा बताएंगे आप लोगों को। तो पहले ही है बीकर। बीकर का हम एक तो पिक्चर ड्रॉ किया है। बीकर का कैपेसिटी क्या होता है, वो 5 से 5000 ml तक होता है। बीकर और सिलिंड्रिकल शेप हो सकता है। बीकर मेनली यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन तैयार करने के लिए होता है। अगर कोई केमिकल के साथ कोई केमिकल मिला है तो वो बीकर यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद आते हैं फ्लैक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैक्स होता है। इसका कैपेसिटी क्या है, 25 से 5000 ml तक। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैक्स क्या क्या होता है, कॉनिकल फ्लैक्स होता है, फ्लैट बॉटम राउंड फ्लैक्स होता है, राउंड बॉटम फ्लैक्स होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लैक्स होता है। तो कॉनिकल फ्लैक्स कैसे होता है, कॉनिकल फ्लैक्स का क्या होता है, नीचे फ्लैट होता है, ऊपर में एक तो नैरो नेक रहता है। इसका क्या काम में यूज होता है, ये बॉइलिंग के लिए यूज होता है, बॉइलिंग ऑफ द सॉल्यूशन। ये इसमें बॉइलिंग किया जाता है क्योंकि इसका नैरो शेप है, इसलिए इसका इवापोरेशन कम होता है। तो इसलिए इसमें हम लोग बॉयल करेंगे नॉर्मल बॉइलिंग के लिए।
फिर फ्लैट बॉटम राउंड फ्लैक्स। फ्लैट बॉटम राउंड फ्लैक्स मतलब क्या है, इसका नैरो नेक रहेगा, इसका एक राउंड पोर्शन नीचे में एक राउंड पोर्शन है, राउंड जो रहेगा, राउंड जो उसके नीचे एक फ्लैट रहेगा। तो ये किस काम में यूज करेंगे हम लोग, ये हीटिंग के लिए, कोई लिक्विड व कोई सॉल्यूशन हम लोग हीटिंग करना होगा तो हम लोग इसमें हम करेंगे। तो इसके बाद आएंगे राउंड बॉटम। ये भी वो फ्लैट बॉटम राउंड फ्लैक्स के माफिक ही, इसका नैरो नेक है, इसका लोअर पोर्शन राउंड है, लेकिन इसका नीचे फ्लैट नहीं है। तो एक किस काम के लिए हम लोग यूज करेंगे, कोई सोल्यूशन अगर ज्यादा हीट करना होगा, नेकेड फ्लेम में बैठाना होगा, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग यूज करेंगे। कोई केमिकल को लेकर डायरेक्ट हम लोग को फ्लेम में देना होगा हीट करने के लिए, तो हम लोग राउंड बॉटम फ्लैक्स यूज करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लैक्स ये लेबोरेटरी में हमेशा ही देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो नैरो नेक रहता है, नीचे राउंड पोर्शन रहता है, इसके ऊपर एक तो स्टॉपर रहता है। तो ये क्या काम करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ये वॉल्यूम मेजर करने के लिए, ये एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर होता है इसमें। अगर कोई रिएजेंट का एक्यूरेट वॉल्यूम हम लोगों को दरकार है तो हम लोग ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लैक्स यूज करेंगे। अगर 100 ml व 50 ml हम लोगों को लगेगा तो हम लोग मेजरिंग सिलेंडर से ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन इसमें एकदम एक्यूरेट होगा। तो इसमें हम लोग एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लैक्स में हम लोग मेजर करेंगे। इसके बाद आता है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर भी, ये भी ग्लास वायर से बनता है, ये भी एक तो ग्लास वायर है। इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी है 10 to 2000 ml कैपेसिटी। ये किस काम के लिए यूज होता है, ये लिक्विड मेजर करने के लिए, क्वांटिटेटिव मेजर करने के लिए। तो इसमें एक्यूरेसी ज्यादा नहीं आता है क्योंकि इसका वाइड बोर है, इसका जो माउथ पोर्शन है वाइड है, तो इसलिए इसमें एक्यूरेसी ज्यादा नहीं आता है, लेकिन काम चल जाता है। रूटीन काम के लिए मेजरिंग सिलेंडर, जो उसका एक्यूरेसी ज्यादा दरकार नहीं है, उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर। अब इसके बारे में बाद में आएगा बोटल्स। लेबोरेटरी में एक तो इम्पोर्टेंट सामान है, लेकिन ये बड़ा लैब में काम में आता है, छोटा लैब में नहीं है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। बोतल, वेराइटीज टाइप्स ऑफ बोतल लेबोरेटरी में देखा जाता है। तो बोतल का क्या क्या डिफरेंट क्लासिफिकेशन व कैटेगरी हो सकता है। रिएजेंट बोतल हो सकता है, स्क्रू कैप बोतल हो सकता है, ड्रॉप बोतल हो सकता है। तो रिएजेंट बोतल क्या होता है, रिएजेंट बोतल नॉर्मली 25 से 5000 ml कैपेसिटी होता है। ये रिएजेंट बोतल दो तरह का होता है, एक तो प्लेन ग्लास बा व्हाइट कलर बा कलरलेस होता है, एक तो एम्बर कलर होता है। तो एम्बर कलर प्लेन ग्लास की कौन काम के लिए, प्लेन ग्लास है कॉमन रिएजेंट रखने के लिए, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ऐसा। लेकिन एम्बर कलर रखता है कौन सा काम में लगता है, जो रिएजेंट फोटो सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव है, वो रिएजेंट को हम लोग एम्बर कलर बोतल में रखते हैं, ब्लैक कलर बोतल में रखते हैं। एम्बर कलर बोतल में रखने से क्या फायदा है, हम बाहर से देख सकते हैं कि उसका अंदर कोई सामान है, लेकिन ब्लैक कलर में हम नहीं देख पाएंगे कि उसका अंदर कोई सामान है कि नहीं। तो इसलिए लेबोरेटरी में हम लोग लाइट सेंसिटिव रिएजेंट के लिए हम लोग एम्बर कलर यूज करेंगे, एम्बर कलर बोतल में, मतलब इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट। अब लोग जब देखेंगे काम करते टाइम में बिलीरुबिन जो स्टैंडर्ड रिएजेंट होता है, वो हमेशा ही एम्बर कलर में आता है। वो जो कैलिब्रेटर एम्बर कलर में आता है, क्योंकि उसमें लाइट सेंसिटिव रिएजेंट है, मतलब बिलीरुबिन है, तो बिलीरुबिन लाइट सेंसिटिव है, इसलिए वो एम्बर कलर बोतल में रखेंगे हम लोग। तो सिल्वर नाइट्रेट बिलीरुबिन इस रिएजेंट के लिए हम लोग एम्बर कलर बोतल प्रेफर करेंगे। तो स्क्रू कैप बोतल क्या होता है, ये इसका कैपेसिटी क्या है, 5 to 1000 ml कैपेसिटी होता है। ये मेटल और प्लास्टिक से बन सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं हाइड्रोस्कोपिक रिएजेंट, जो रिएजेंट पानी से, मतलब वाटर से रिएक्शन करता है, उसको हम लोग स्क्रू कैप्ड रिएजेंट कहते हैं।
उसको हम लोग हाइड्रोस्कोपिक रिएजेंट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग अगर नॉर्मल बोतल में रखेंगे तो वो एयर से, वो एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, एयर ड्रॉप ले लेता है, एयर लेता है, मॉइस्चर ले लेता है, तो गल जाता है। तो इसलिए हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे तो स्क्रू कैप्ड बोतल में ही रखेंगे, ड्रॉप बोतल। ये लेबोरेटरी में, ये छोटा बड़ा जो लेबोरेटरी में है, ड्रॉप बोतल हमेशा ही रहता है। उन ड्रॉप बोतल का फंक्शन बहुत ही ज्यादा है। अभी ड्रॉप बोतल आपका प्लास्टिक में मिल गया, लेकिन पहले था वो ग्लास वाला ही, ग्लास वाला ही था। तो इसका कैपेसिटी क्या है? इसका कैपेसिटी है 50 से 100 ml कैपेसिटी होता है। एक ब्राउन कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। इसमें क्या होता है, इसका ऊपर एक तो स्टॉपर रहता है, और स्टॉपर के अंदर एक तो छोटा छोटा होल रहता है। वो होल से ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड बाहर आता है। क्या कहते हैं, लिक्विड और सॉल्यूशन बाहर आता है। तो हम लोग जब लिचमैन स्टेन करेंगे, ग्राम स्टेन बा एनी टाइप्स ऑफ स्टेन करेंगे, तो उस टाइम हम लोग जो बोतल यूज करेंगे सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने के लिए स्मेयर के ऊपर, तो उस टाइम जो बोतल यूज करते हैं हम लोग उसको ड्रॉप बोतल कहते हैं। तो ड्रॉप बोतल हम लोग सभी देखा है। तो ड्रॉप बोतल का फंक्शन यही है, এবং ड्रॉप बोतल खूब इंपॉर्टेंट तो सामान है। इसके बाद आता है बुरेट। तो बुरेट का कैपेसिटी क्या है? बुरेट का कैपेसिटी है 1 से 100 ml तक। इसमें क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मेजर कर सकते हैं हम लोग। बुरेट नॉर्मली यूज होता है टाइट्रेशन के लिए एंड डिस्पेंस कोरोसिव रिएजेंट के लिए। इसके बाद आता है कंडेंसर। कंडेंसर हम लोग क्या किस टर्म के लिए यूज करेंगे? कंडेंसर ये भी ग्लास से ही बनता है, एवं एंड ये कंडेंसर यूज होता है डिस्टिलेशन रिफ्लेक्स ऑपरेशन के लिए। इसके बाद आता है फनेल। फनेल प्लास्टिक से बनता है, ग्लास वायर से बनता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लेबोरेटरी में जब काम होता है उसमें ग्लास में काम करना पड़ता है, प्लास्टिक से नहीं होता है। क्योंकि प्लास्टिक से होने से क्या होता है, वो कोई लिक्विड से, वो कोई रिएजेंट से वो रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए लेबोरेटरी में काम करने के लिए हम लोग फनेल ग्लास वायर का यूज करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक हम यूज करेंगे घर का काम के लिए तो प्लास्टिक यूज कर सकते ही है, लेकिन लेबोरेटरी में काम करने के लिए हम लोग ग्लास का यूज करेंगे। उसमें बोरोसिलिकेट होगा तो अच्छा ही, बेहतर होगा। तो फनेल का क्या काम है? फनेल क्या करते हैं? सेपरेशन करता है। तो सेपरेशन क्या करता है? लिक्विड से सॉलिड सेपरेशन करते हैं, लिक्विड से लिक्विड सेपरेशन करते हैं। अगर फॉर प्योरिंग लिक्विड केमिकल और सॉल्यूशन इनटू ए कंटेनर, कंटेनर के अंदर कोई सॉल्यूशन डालने के लिए हम फनेल के सहायता में करेंगे, क्योंकि इसमें करने से क्या होता है, वो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर कोई बाहर कोई केमिकल नहीं गिरेगा, फनेल से करने से ये सेफ होगा। तो फनेल का साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं? फनेल का साइज हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ऊपर का जो डायमीटर है, वो ऊपर जो डायमीटर है, वो डायमीटर के बेसिस में ही हम फनेल का क्लासिफिकेशन करेंगे, फनेल का साइज डिटरमाइन करेंगे। तो डायमीटर कैसे कैसे होता है? 50, 65, 75 on 100 mm। इसके आधार पे ही हम लोग फनेल का क्लासिफिकेशन करेंगे। लेबोरेटरी में जो काम होता है, तो ये चार टाइप का, 4 डायमीटर का ही फनेल लेबोरेटरी में अवेलेबल है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज जो ट्यूब में हम लोग बॉडी फ्लूइड, मेनली बॉडी फ्लूइड सेंट्रीफ्यूज करते हैं। बॉडी फ्लूइड में क्या होता है? एक तो सॉलिड पार्ट होता है, एक तो सुपरनेटेड फ्लूइड होता है। तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हम लोग क्यों सेंट्रीफ्यूज करेंगे? कारण बिकॉज सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में क्या होता है, ऊपर ट्यूब होता है, नीचे में क्या होता है, एक तो कॉनिकल शेप होता है। कॉनिकल शेप मतलब कोन का माफिक होता है। तो जब हम सेंट्रीफ्यूज में घुमाएंगे ये ट्यूब, कोई बॉडी फ्लूइड, तो क्या होता है, जो बॉडी फ्लूइड में जो सॉलिड पार्ट है वो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के कारण वो सॉलिड नीचे चला जाएगा और सुपरनेटेड फ्लूइड ऊपर में रहेगा। तो आप लोग बोल सकते हैं जे, तो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब के डिफरेंस क्या है? उसमें तो डिपॉजिट होता है, लेकिन इसमें एक तो फैसिलिटी है,
अगर ऊपर में जो सुपरनेटेड फ्लूइड है वो अगर पोर करते हैं तो वो नीचे से जो कॉनिकल शेप होता है उसमें जो डिपॉजिट है वो बाहर नहीं आता है, उसमें रह जाता है। टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में नीचे कॉनिकल शेप नहीं होता है, तो इसमें ज्यादा के ज्यादा डिपॉजिट गिर जाता है वो सुपरनेटेड फ्लूइड के साथ। तो यही है इसका फैसिलिटी। और ये टेस्ट ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूज टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज टेस्ट ट्यूब में ग्रेजुएटेड मार्किंग रहता है भी, मार्किंग नहीं भी रहता है। तो इसका साइज क्या होता है, इसका साइज है 17 इंटू 120 मिलीमीटर। इसके बाद आता है फॉलिनी ट्यूब। फॉलिनी ट्यूब का यूज आज नहीं, आज उठ गया, क्योंकि एक टाइम था जब कॉलोमेट्रिक मेथड में हम लोग शुगर करते हैं, हमारा सीनियर लोग जब शुगर करते थे, तो उस टाइम ये फॉलिनी ट्यूब का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा था। ये एक तो साइंटिफिक के नाम के आधार पे इसका नाम हुआ फॉलिनी ट्यूब। तो ये ट्यूब टेस्ट ट्यूब के माफिक ही है, लेकिन इसका स्पेशलिटी है नीचे में एक तो नैरो नेक रहता है, वो नीचे, उसके नीचे एक तो गोल बॉल के माफिक शीशा रहता है। तो ये नेक के कारण ये नीचे ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो रिएक्शन विदाउट ऑक्सीजन में होता है। और ये टेस्ट ट्यूब में दो तो मार्किंग रहता है 12.5 और 25। ये 12.5 और 25 का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जब रिएक्शन करता टेस्ट ट्यूब टेस्ट करने के टाइम क्या होता है, कॉपर सल्फेट देना पड़ता है, तो रिएजेंट देना पड़ता था। तो 12.5 वो मापता कि रिएजेंट देना पड़ता है कॉपर सल्फेट। और आफ्टर टेस्ट के बाद क्या होता है, वो रिएक्शन के बाद क्या, वो डाइल्यूट करना पड़ता है। तो वो डाइल्यूट करने के लिए वो डिस्टिल्ड वाटर वो 25 जो मार्किंग है उसी तक ही देना पड़ता है। उसके बाद कॉलोमेट्रिक में रीडिंग लेना होगा। लेकिन आज क्यों कम गया, आज वो ऑटोमेटेड प्रोसीड्यूर आ गया, आज एंजाइमेटिक प्रोसीड्यूर आ गया, तो इसलिए ये प्रोसीड्यूर बंद हो गया, पूरी बंद हो गया। इसके बाद आता है डिस्टिलेशन अपैरेटस। ये डिस्टिलेशन अपैरेटस ये भी शीशा से बना हुआ है। ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं ग्लास डिस्टिल वाटर बनाने के लिए, डिस्टिल वाटर बनाने के लिए। और ये हम लोग यूज कर सकते हैं रीडिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल एक्सेट्रा। इसके बाद आता है पिपेट। पिपेट भी वेरियस टाइप्स ऑफ पिपेट होता है। पिपेट हम क्लासिफाई किया है, एक तो क्या है ग्रेजुएटेड पिपेट, एक तो क्या वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। ग्रेजुएटेड पिपेट क्या, इसके फिर से दो भाग किया है, एक तो क्या है सेरोलॉजिकल, एक तो क्या है मोहर। तो ग्रेजुएटेड पिपेट क्या होता है, इसका कैपेसिटी होता है 0.1 to 10 ml कैपेसिटी होता है। ये क्या करते हैं, इसमें जो मार्किंग रहता है, ये जो मार्किंग क्या है, ये मार्किंग क्या होता है, केमिकल्स एंड नॉर्मल वॉशिंग से रेजिस्टेंस होता है, ये ड्यूरेबल होता है। ये ग्रेजुएटेड पिपेट दो टाइप का होता है, क्लास ए एंड क्लास बी एक्यूरेसी देता है। तो क्लास ए जो पिपेट होता है, ये हम लोग क्वांटिटी डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आता है सेरोलॉजिकल पिपेट। सेरोलॉजिकल पिपेट ये हम लोग यूज करते हैं डिस्टिल्ड वाटर एंड रिएजेंट के लिए। एक दो टाइप का होता है, 0.1 एंड 0.2 ml का होता है। एक हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं स्पेसिमेन लाइक ब्लड, सीरम, प्लाज्मा डिस्पेंस करने के लिए। और ये सेरोलॉजिकल पिपेट इसका नाम हुआ क्योंकि ये सेरोलॉजिकल काम में यूज होता है, ये फिक्स्ड है 0.1 ml एंड 0.2 ml। इसके बाद आता है मोहर्स पिपेट। ये भी सेरोलॉजिकल पिपेट का तरह ही है, एज इट इज है, लेकिन एक पिपेट हम लोग सेरोलॉजी में यूज नहीं करते हैं। ये है मोहर्स पिपेट। इसके बाद आएगा वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट एक ग्रेजुएटेड पिपेट की तरह भी है, लेकिन इसका एक तो स्पेशलिटी है, ये मिडिल में एक तो कांच का शीशा का एक तो बाल्ब रहता है। ये बाल्ब रहने से क्या होता है, ये जो डिस्पेंस करने के लिए जो हम लोग जो लिक्विड या जो केमिकल हम लोग डिस्पेंस करेगा वो हम लोगों को कंट्रोल में होगा। तो ये हम क्या कौन काम करने के लिए यूज करते हैं, एक यूज करते हैं स्पेसिमेन पिपेटिंग करने के लिए, स्टैंडर्ड पिपेटिंग करने के लिए। मेनली ये यूज होता है वो प्रोटीन फ्री जो फिल्ट्रेट होता है वो हम लोग पिपेटिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ये करते हैं ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट।
इसके बाद आता है पास थ्रू पिपेट। पास थ्रू पिपेट वो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, पास थ्रू पिपेट ग्रेजुएटेड पिपेट के तरह भी होता है, लेकिन इसका क्या होता है, एक तो लॉन्ग टिप रहता है, तो लॉन्ग नोज रहता है, और इसके ऊपर में एक तो रबर का टीथ लगा हुआ रहता है। तो ये कीट कौन कम करने के लिए हम लोग किस कम करने के लिए यूज करेंगे पास थ्रू पिपेट? पास थ्रू पिपेट सीरम एंड प्लाज्मा सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे। ये क्या काम करने के लिए यूज होता है? ये होता है ड्रॉप जो स्पेसिमेन बा रिएजेंट दरकार होता है, ड्रॉप रिएजेंट बा स्पेसिमेन डिस्पेंस करने के लिए हम लोग पास थ्रू पिपेट यूज करेंगे। तो ये है कॉमनली यूज होता है लेबोरेटरी में, पिपेट बा ग्लास वायर होता है। तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे पिपेटिंग करते हैं एवं कैसे वो पिपेटिंग करने के बाद वो मिक्सिंग करते हैं। तो पिपेटिंग करने के लिए पहले हम लोगों को याद रखना होगा वो पिपेट जो भी पिपेट लेंगे हम लोग वो 90 डिग्री एंगल में हमको रखना पड़ेगा, और 90 डिग्री एंगल से ही हम लोग वो सैंपल छाक करना पड़ेगा। लेकिन वो सैंपल जहां से हम लोग सैंपल उठाएगा व सैंपल डिस्पेंस करेगा वहां उसमें पिपेट का केवल टिप ही जाएगा, नोज जाएगा, और कोई चीज ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। तो पिपेट के अंदर जो लिक्विड हम लोग उठाते हैं, लिक्विड के अपर पोर्शन में क्या है, अगर आप लोग वर्टिकली देखेंगे तो क्या होता है, जो ऊपर का जो लिक्विड है तो लिक्विड का एक तो लाइन, कार्व लाइन होता है वर्टिकली देखने से। तो कार्व लाइन को हम लोग मिनिस्कस कहते हैं। तो ये मिनिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट एक तो चीज है। तो ये जो मिनिस्कस है, ये मिनिस्कस हम लोग जितना तक लिक्विड उठाएंगे व जितना तक लिक्विड हम लोग को दरकार है उतना तक उठाने के बाद वो मिनिस्कस अगर वो लिक्विड का ऊपर का जो मिनिस्कस वो है, हम लोग वर्टिकली जब देखेंगे वो मिनिस्कस अगर वो आपका जो जितना तक जो मार्किंग तक लेना चाहिए वो मार्किंग में अगर टच करेगा तो वो है एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो ये मेनिस्कस तो हम पिक्चर बना के दिखाया है, पहले पिक्चर में दिखाया है हम ग्रेजुएशन लाइन, जो लाइन तक हम लोग उठाएंगे सैंपल, और ऊपर में दिखाया है मेनिस्कस। तो ये सेकंड पिक्चर में हम दिखाएंगे वो दिखाया जो मेनिस्कस कैसे वो लाइन में ग्रेजुएशन लाइन में टच किया है, जो ऐसा जब पोजीशन में आएगा तब तो वो एक्यूरेट सैंपल कलेक्शन मेजर होगा। तो ये जो आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ये केवल थियोरिटिकली नहीं, ये भी बहुत सारा नौकरी में ये आता है। फॉलोइंग ट्यूब का क्या फंक्शन है, टेस्ट ट्यूब का क्या फंक्शन है, कौन सा टेस्ट ट्यूब का क्या फंक्शन है, मेजरमेंट सिलेंडर क्या फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस के एमसीक्यू का आंसर ऐसा रहता है जो देख के लगता है कि सभी क्वेश्चन के एक ही आंसर होगा। तो आप लोग थोड़ा अगर ध्यान देगा इसमें तो आप लोगों का शायद कोई ना कोई हेल्प हो सकता है। और जो स्टूडेंट लोग अभी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो कोर्स कर रहा है उसका जो वो लोगों को जो फाइनल एग्जाम के टाइम में व इंटरनल असेसमेंट के टाइम में जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है तो वहां पर क्या होता है वहां पर आइडेंटिफिकेशन आता है, जे इसको क्या नाम कहते हैं, इसमें क्या स्पेशलिटी है, फाइनल का क्या स्पेशलिटी है, एक क्यों बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ है। तो इसलिए जे अगर हमको लग रहा है जे ये क्लास आप लोगों को हेल्प करेगा, थोड़ा हेल्प करेगा। थैंक यू। इसके बाद हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कैसे स्लाइड मेंटेन, कैसे हम लोग ग्लास वायर मेंटेन करेंगे, कैसे वॉश करेंगे। सो गाइस, थैंक यू।